जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से करियर और जिंदगी पर संवाद। दोस्तों, इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमार नलिन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए आप वाकई साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सर। साथियों, सर का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करते हैं जिससे बातचीत आसान हो और आप इस बातचीत से कनेक्ट करें। साथियों, सर के परिचय में ये है कि सर इतिहास के विशेषज्ञ हैं, यूपीएससी मेंटोर हैं, वर्तमान में पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में फैकल्टी हैं और दृष्टि आईएएस में भी आप फैकल्टी रहे हैं, डीयू में गेस्ट लेक्चरर भी हैं। सर, अब ये बातचीत शुरू हो इससे पहले हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, जिसमें आपकी अभी तक की जो जर्नी है वो कैसी रही, उसके बारे में बताएं। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मुजफ्फरपुर से हुआ है और उसके बाद हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ। 1990s के दौर में मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, यहीं से मैंने रिसर्च किया और उसी दौरान मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और 90s के दौर में मैंने इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन अंतिम रूप से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर मैंने मेंटरिंग का काम शुरू कर दिया और जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं उनको मैंने मार्गदर्शन देना शुरू किया। सर, थोड़ा सा ये बताएं कि इतिहास विषय की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ? आरंभिक जो शिक्षा दीक्षा थी +2 तक, वो तो साइंस स्ट्रीम से हुई। पहले मैथमेटिक्स में बहुत दिलचस्पी थी, फिर इंजीनियर बनने का मेरी चाहत थी, लेकिन फिर जब सिविल सर्विसेज का एक टारगेट मैंने अपना निर्धारित किया तो उसके लिए जो विषय उस दौर में प्रचलित थे उसमें इतिहास मुझे सबसे उपयुक्त लगा। क्योंकि मेरी गहरी दिलचस्पी इतिहास में जागृत हुई, तो इसलिए इतिहास विषय से ही मैंने हायर एजुकेशन किया और उसी विषय से फिर हमने सिविल सर्विसेज भी दिए और उसी विषय से वर्तमान में मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ। सर, चूंकि मैंने बातचीत में बताया कि आप डीयू में गेस्ट लेक्चरर भी हैं तो हम समझना चाहेंगे सर कि डीयू में गेस्ट लेक्चरर और यूपीएससी की फील्ड में मार्गदर्शन का अनुभव अभी तक का कैसा रहा? एक्चुअली डीयू में पढ़ाने से एक जो सबसे बड़ा लाभ है वो है एकेडमिक इनरिचमेंट, जो आपका शैक्षणिक अभिवृद्धि होती है वो डीयू से होता है। और दूसरी बात, इंटरेक्शन विथ न्यू जनरेशन, जो नए जनरेशन आ रहे हैं उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, तो एकेडमिक्स का लाभ वहां मिलता है। लेकिन जहां तक यूपीएससी की बात है, इट इज क्वाइट चैलेंजिंग, ये अधिक चुनौतीपूर्ण है और मैं यूपीएससी को पढ़ाने में अधिक एंजॉय महसूस करता हूं, क्योंकि वहां बच्चे बहुत मैच्योर्ड आते हैं। जहां एकेडमिक्स की पढ़ाई खत्म होती है वहां से सिविल सेवा की जर्नी आरंभ होती है। सर, अब हम अपने मूल सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो आपके परिचय में और आपको गेस्ट को हमने अपने ऑडियंस को जोड़ने के लिए ये सब सवाल पूछे। हाँ। अब सर, हम अपने मूल सवालों की तरफ बढ़ेंगे। सर, एक सफल इंसान बनने के लिए, क्योंकि आप स्वयं भी एक सफल व्यक्ति हैं और बहुत सारे सफल व्यक्तियों को आपने देखा होगा, चाहे आईएएस बनते या फिर एकेडमिक्स में, तो हम समझना चाहेंगे कि एक सफल इंसान बनने के लिए कौन कौन से गुणों की आवश्यकता होती है? पिछले 2 दशकों से जो मैं मार्गदर्शन दे रहा हूँ, इस मार्गदर्शन के पश्चात हमारे बहुत सारे बच्चे ब्यूरोक्रेट्स बने, बहुत सारे बच्चे एकेडमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर दिल्ली यूनिवर्सिटी और दूसरे विश्वविद्यालयों में अपॉइंटेड हुए। तो जो सफल हुए उनका जब मैंने एनालिसिस किया तो कुछ पॉइंट सामने आए। पहला पॉइंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। सेकेंड वन इज कंसिस्टेंसी, निरंतरता, एंड थर्ड पॉइंट इज पैशन, जुनून। आप में जब तक अनुशासन नहीं होगा तो किसी एक विषय में या एक क्षेत्र में आप पारंगत नहीं हो पाएंगे। डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी रखेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। और पैशन न हो तो आप में चाहे जितनी प्रतिभा हो, जितना टैलेंट हो, वो बिखर के रह जाता है। तो पैशन तो चाहिए, जुनून तो चाहिए। सफलता के लिए हमें लगता है अगर ये 3 पैमाने को अपनाया जाए तो जीवन में व्यक्ति सफल हो सकता है। जितने भी आईएएस बने या एकेडमिक्स में अच्छे पोजीशन पर गए, उसमें मैं 3 चीज, ये कॉमन चीजें देखता हूं। सर, हमने अभी तक 15 एपिसोड किए, आपका 16वां है। हाँ। मैंने लगभग कई विशेषज्ञों से इसी तरह के सवाल किए सफलता के ऊपर, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है सफलता के भी रेस में है। तो मैंने एक चीज जो आपके भी उत्तर में कॉमन पाया
कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। राइट। सर अब हम आपके पुस्तकों की तरफ बढ़ेंगे, चूंकि आपने इतिहास विषय में 4 किताबें लिखी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इन किताबों को लिखने की सबसे पहले आपकी प्रेरणा, और उसके बाद इतिहास विषय की ये किताबें अन्य जो मार्केट में इतिहास विषय की किताबें हैं वो उससे कितनी अलग हैं। इस सवाल का आप जवाब दें, इससे पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आपका किताब जो है दर्शकों को ये अभी लेटेस्ट बुक आई है जी, जो विश्व इतिहास की किताब है, और ये एस चांदन पब्लिकेशन से। और ये बुक विशेष रूप से मैं आपको प्रेजेंट भी करना चाहता हूँ। मैंने ये किताब आपके लिए स्पेशली लाया भी है, आपके नाम का इसमें मेंशन भी है, ये हमारी ओर से गिफ्ट है आपको। बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, तो किताबों के बारे में कुछ बताएं सर कि आपने किताबें तो जहाँ तक लिखने की बात है, मैंने अनेक किताबों की रचना की। वो 4 प्रमुख किताबें हैं जिसका आप अभी जिक्र कर रहे हैं। वैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारी बहुत सारी किताबें आएंगी उस पे। इस किताब लिखने की प्रेरणा मुझे अपने पापा से मिली। मेरे पापा एक ब्यूरोक्रेट थे, और उस ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए उन व्यस्तताओं के बीच उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना अहम योगदान दिया। और उनकी एक रचना बड़ी चर्चित हुई, वो कहानी संग्रह थी, ठहरा हुआ सफर। आप नाम में भी देखेंगे तो क्या रोमांटिसिज्म है, ठहरा हुआ सफर। अगर ठहर गया तो सफर नहीं है, सफर है तो ठहरा हुआ नहीं। तो ये लिखने की प्रेरणा, तो क्रिएटिविटी हमें अपने पापा से मिली, विरासत। तो उनका साहित्य की ओर रुझान था, मेरा एकेडमिक्स की ओर। तो मैंने ये प्रेरणा उनसे प्राप्त किया और सतत लिखता रहा। इसी क्रम में यूजीसी नेट के लिए मैंने किताबें लिखी, वर्ल्ड हिस्ट्री पर किताबें लिखी, इंडियन हिस्ट्री पर किताबें लिखी। अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, जो ये विश्व इतिहास की हमारी किताब है, इस किताब की बात करें तो इसमें मैं 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकता हूं जो दूसरी किताबों से अलग है। फर्स्ट वन इज मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें मल्टी डायमेंशनल, अगर कोई टॉपिक को मैंने उठाया, एज फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसके विभिन्न आयामों को खोल कर रख दिया, ताकि जो बच्चा कभी विश्व इतिहास न भी पढ़ा हो वो भी उसको समझ सके, और एग्जामिनेशन के जितने डायमेंशंस हो सके उन सबको मैं इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकूं। एक तो मल्टी डायमेंशनल, दूसरा है साइंटिफिक एंड एनालिटिकल अप्रोच। एक तो वैज्ञानिक और इसमें विश्लेषण पूर्ण जो इसका एनालिसिस किया है मैंने, उससे बच्चों को यह समझ में आएगा कि किसी टॉपिक को हम कैसे डील करते हैं, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। और तीसरी बात है स्टैंडर्ड एंड ऑथेंटिक टर्मिनोलॉजीज, जो स्तरीय टर्मिनोलॉजी। हर विषय के अपने एक डिसिप्लिन है। आप खुद सिविल सेवा के एस्पिरेंट रह चुके हैं, आपको इस बात की जानकारी होगी कि हिस्ट्री के अपने डिसिप्लिन है, ज्योग्राफी के अपने डिसिप्लिन है, पॉलिटिकल साइंस के अपने, सोशियोलॉजी के अपने डिसिप्लिन है। तो इतिहास के डिसिप्लिन में जो टर्मिनोलॉजीज है उसको हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। जैसे अगर हमने अपने क्लास उसमें रखा है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, तो पूंजीवाद को कहीं ना कहीं मैंने डिफाइन जरूर किया। कॉलोनियलिज्म उसको डिफाइन किया, इंपीरियलिज्म उसे डिफाइन किया। इसी प्रकार से अगर आइडियाज की बात करें तो सोशलिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, जो मिलते जुलते शब्द है, लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, ट्रोट्स्कीइज्म, ये सारे शब्द को हमने उसी रूप में इस्तेमाल किया है जो मूल रूप से इसके प्रयोग। यद्यपि एक श्रम साध्य प्रक्रिया है, लेकिन हमने ऐसे टर्मिनोलॉजीज का प्रयोग किया है। चौथा जो पॉइंट मैं बताना चाहूंगा वो है यूज ऑफ मैप्स एंड डायग्राम्स। जो भी किसी टॉपिक के क्लेरिफिकेशन के लिए मैप की जरूरत होगी, एज फॉर एग्जांपल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार, उसमें जो मैप्स की जरूरत है वो हमने दिया। और जो मैप से नहीं हो सकता था उसके लिए मैंने फ्री स्केचिंग किया और उसमें फ्लो चार्ट बनाए, और इस प्रकार से विषय को प्रस्तुत करने का हमने प्रयास किया है। क्या बात है सर। अब उसके बाद आता है कि 5वां पॉइंट है वो है PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जी, सिविल सेवा के एग्जाम के 2013 से ये चल रहा है। 2013 ऑनवर्ड से लेकर 2025 तक, ये 2026 है, अभी मेंस के पेपर नहीं हुए जी। तो 25 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए उन सबको अपनी किताब में मैंने रखा है। हर चैप्टर के बाद वो PYQs है, और सबसे लास्ट में मॉडल आंसर्स। इट इज क्वाइट चैलेंजिंग टू राइट ए मॉडल आंसर, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू राइट द मॉडल आंसर। बताना आसान है कि आप इसको ऐसे लिख लो,
आमतौर पर जो फैकल्टीज है सिविल सर्विसेज के, वो बताते हैं कि ये पैमाना होना चाहिए, ऐसे इंट्रोडक्शन लिखो, कंक्लूजन लिखो, लेकिन लिखना पड़ता है छात्रों को। तो हमने कुछ आंसर्स लिख के बता दिए कि मॉडल आंसर का मतलब क्या है, कैसे लिखा जाए, आंसर्स लिखे कैसे जाते तो इससे बच्चे को एक कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा इन किताबों को पढ़ने से। ये हमने ध्यान रखा है कि जो दूसरी किताबें में ना हो, इसकी विशेषता बने। बिल्कुल सर, बहुत शानदार और काफी अच्छे से डिसिप्लिन एक्सप्लेन किया आपने इसको। धन्यवाद सर, आपका। थोड़ा सा मैं आपने जो बोला उसमें सुधार करना चाहूंगा। मैं अभी भी एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, अभी भी आप हैं? जी जी चलिए, जी, ऑल द और बेस्ट। मुझे बहुत हाँ, आपके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अभी हैं इस रेस में। जी, जी। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में जब कभी हमारा ऐसा कोई पॉडकास्ट हो तो आप एज ए ब्यूरोक्रेट यहाँ उपस्थित रहें, और उस समय मैं आपका इंटरव्यू लूंगा यहाँ पर इसी पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, आभार। सर, किताबों के बाद सर ये सवाल अगला हमारा स्टार्ट हो, इससे पहले मैं थोड़ा सा दर्शकों से जो अपील करता हूँ वो कर दूँ, क्योंकि आपने किताब बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन की। इससे मुझे ये समझ में आया किताब निश्चित तौर पे बहुत लाभदायक होगी। साथियों, इस पुस्तक को आप लोगों को खरीदना चाहिए, और चूंकि सर ने बहुत अच्छे से बताया है, तो इसलिए मैं एक बार अभी जस्ट ये बुक मुझे मिली है, तो इस बुक का मैं एनालिसिस करके एक बार एक समीक्षा का वीडियो छोटा सा मैं 10-5 मिनट में प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको ये समझ में आए किताब कितनी दिलचस्प है। आप सर के बताने से ये बात साबित होती है, और सर जो है कि सर की योग्यता आप देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत किताबें जो है निश्चित तौर पे सर की आपको पढ़ना चाहिए। 4 किताबें हैं, चारों किताबों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन भी कर दूंगा, उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक, धन्यवाद। सर, अब हम थोड़ा सा यूपीएससी की तैयारी और इसमें मार्गदर्शन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय आप पीडब्ल्यू से एसोसिएटेड हैं और कई कोचिंग संस्थानों में लंबा अनुभव है आपको पढ़ाने का। तो हम समझना चाहेंगे सर कि आपके अनुभव में यूपीएससी अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? ज्ञान की कमी है, रणनीति की कमी है, या मानसिक संतुलन की समस्या है? इस संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो पहली कमी है वो स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग की है, रणनीति और योजना की है। जी। ये जो पूरा एग्जाम है वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। ये रिजेक्ट करता है ताकि जो सीरियस कैंडिडेट हो वो अगले चरण में जाए। अब तीनों चरण में देखेंगे प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है, बिल्कुल सर। जिसको हम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कहते हैं। जी। और ये नॉलेज का टेस्ट नहीं है। अगर ये नॉलेज का टेस्ट होता तो विश्वविद्यालय के जितने यूनिवर्सिटी टॉपर है वही आईएएस वो सारे आईएएस बन जाते। जबकि आप देखेंगे कि शैक्षणिक योग्यता में जो मीडियोकर हैं वो अधिक सफल हो रहे हैं। उसके पीछे वजह क्या है कि यूपीएससी का जो डिमांड है और जो एकेडमिक्स के डिमांड है, दोनों में अंतर है। इसमें आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो आपको एक सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, और उसके अनुसार से एक योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करना पड़ेगा। तो एक तो स्ट्रेटजी और प्लानिंग की जरूरत है। इस प्रीलिम से अगले प्रीलिम्स तक हमें लगता है कि कम से कम 1 वर्ष की योजना हमेशा आपके पास होनी चाहिए। वैसे जो नए बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम आप 2 वर्ष की योजना बनाएं। कम से कम 1 वर्ष पढ़ने का और एग्जाम का 1 वर्ष प्रोसेस का, कम से कम 2 वर्ष की योजना बनाकर अब आप आगे तैयारी करें। जो दूसरी सबसे बड़ी कमी हमें लगता है वो है मेंटल हेल्थ का। आज के दौर में मेंटल हेल्थ के अंतर्गत मैं 3 पॉइंट को मेंशन करना चाहूंगा। फर्स्ट वन एंजाइटी, सेकेंड वन डिप्रेशन, एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रैक्शन। जो एंजाइटी है आपका, जो लोगों को लगता है कि चिंता, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। जो ही आपको ये चिंता हो जाए कि मैं जीतूंगा, हारूंगा, मेरा होगा नहीं होगा, एंजाइटी से आपका उत्साह वर्धन नहीं हो पाएगा और आप वहीं पे डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो दूसरा आपका हो जाएगा डिप्रेशन, हताशा, निराशा, उनके नहीं हुए, उनके नहीं हुए, उनके नहीं हुए। आप ये नहीं देख रहे कि किन किन के हुए, आप वो सारा लिस्ट लेकर, चूंकि उनकी संख्या ज्यादा है, ना होने वाली, बिल्कुल आप उनके लिस्ट की बजाय आप उनको देखिए कि जिनके हुए। विश्व के बड़े बड़े धुरंधर गेंदबाजों के बीच अभी एक नया बल्लेबाज उभरा है, वैभव सूर्यवंशी। जी सर। उसने कहा, एक बहुत रिमार्केबल बात कही, जब उसने बुमराह जैसे वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर पर उसने पहली बॉल पर 6 लगाया और उसी ओवर में फिर उसने 6 मारे, तो पत्रकारों ने पूछा कि इतने बड़े गेंदबाज के सामने आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा कि मैं गेंदबाज को देखकर तो खेलता ही नहीं,
मैं गेंद को देखकर डिसीजन लेता हूं कि मुझे क्या करना क्या है। आपको प्रश्न के अनुसार डिसीजन लेना है, यह नहीं देखना है कि प्रश्न कौन पूछ रहा है, कौन सा आयोग पूछ रहा है। तो एक की बात कि डिप्रेशन में नहीं आना है, और तीसरी बात डिस्ट्रैक्शन। आज के युवाओं के पास सोशल मीडिया के कारण इतने वो फील्ड फैले हुए कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और यही डिस्ट्रैक्शन उनकी अंततः असफलता का कारण बनता है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन और डिस्ट्रैक्शन, इन तीन चीजों से इनको दूर रहना चाहिए। और पॉजिटिव चीज मैंने कहा कि स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाए। मुझे लगता है ये सफलता का सबसे बड़ा मापदंड है, अगर उसको फॉलो करें तो वो सफल हो सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत शानदार तरीके से आपने जो एंजाइटी वाली बात मेंशन की सर। अभी विजन आइज की फैकल्टी इंद्रजीत सर आए थे। अच्छा। तो उनके आने से पहले हमारी जो प्लानिंग होती है कि बातचीत किस चीज़ पे किया जाए, उन्होंने एक पूरा सेगमेंट बनवाया कि पढ़ाई के दौरान लाइफ के अंदर जो हमारी पढ़ाई है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसमें हम एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों से हैंडल कैसे करें। तो आप जब बता रहे थे तो मैं इस चीज़ से कनेक्ट कर रहा था कि लगभग मेंटोर ये बात जानते हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन एक बड़ा कारण है बच्चों के असफलता में इस क्षेत्र में। सर, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और एक सवाल हमारा इसी से रिलेटेड है बच्चों की तैयारी से, कि परीक्षा के उन सीमित घंटों में, जैसे प्रीलिम्स में 2 घंटा, जीएस में 2 घंटे, सीसेट में मिलता है, और इंटरव्यू मेंस में भी इसी तरह से 3-3 घंटे मिलते हैं। बहुत सीमित घंटे होते हैं, और इंटरव्यू के अंदर भी 30, 25, 26 जितने मिनट चले, इतने कम समय में, एकदम सीमित मिनटों में छात्रों का भविष्य तय होता है। दबाव झेलने की ये क्षमता एक ऑफिसर्स के अंदर कितनी महत्वपूर्ण होती है, और छात्र इस चीज की तैयारी अपने डेली रूटीन से कैसे करें? बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया है, और आज के बहुत प्रासंगिक प्रश्न है जी। पहली बात तो ये समझे कि कोई एग्जाम का पैटर्न आपकी सफलता या असफलता तय नहीं करता। जीवन की सफलता और असफलता से उस एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई एग्जाम ने अपना एक पैटर्न बनाया, तो जो एस्पिरेंट्स हैं उसे 2 चीजें पता चल जाएगा। एक तो टाइम मैनेजमेंट जी, कि आप समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। आपके पास 2 घंटे में 120 मिनट में जो प्रश्न दिए गए हैं, आप कैसे टैकल करेंगे। मेंस में कैसे टैकल करेंगे। इंटरव्यू के उन 30 मिनटों में ऐसा क्या करें, क्योंकि सामने जो बैठे हैं इंटरव्यू बोर्ड, वो बहुत बड़ा अनुभव लेकर बैठे हुए हैं, और अगर सबके सम्मिलित अनुभव के वर्ष को मिला दे तो लगभग 200 वर्षों का उनके पास अनुभव होता है। बिल्कुल। वो आपके 30 मिनट में आपके 30 वर्षों को इवेल्युएट करके रख देंगे। बिल्कुल। तो इतनी बात तो तय है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि उन सीमित मिनटों में आप कैसे अपना बेस्ट परफॉर्म करें। बिल्कुल। एक बात। और दूसरी बात कि जो स्क्रीनिंग होती है किसी भी एग्जाम का, तो स्क्रीनिंग सिस्टम तो एक तरह से इवैल्यूएशन का एक तरीका है जी। ये इवैल्यूएशन आईएएस बनने का है। ये इवैल्यूएशन जीवन की सफलता और असफलता का नहीं है जी। लेकिन हर एग्जाम के लिए कोई ना कोई स्क्रीनिंग टेस्ट तो आपको पास करना पड़ेगा। आप चाहे पॉलिटिशियन बने, वहां भी कोई ना कोई स्क्रीनिंग टेस्ट है। आप आर्मी में जाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, ब्यूरोक्रेसी में जाए तो स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर हम कोई इतिहास से अगर हम इसे जोड़ें तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी ब्यूरोक्रेसी के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट का जिक्र किया है, जिसको उपधा परीक्षण कहा गया है। जी बिल्कुल। आप मॉडर्न फेज में 3rd सेंचुरी बीसी में भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ करता था। इसका मतलब है कि आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पैटर्न बनाया जाता है। ये बात जरूर है कि समय टाइम टू टाइम उसको चेंज किए जाते हैं, और हमारे यहाँ भी जब से सिविल सेवा शुरू हुए कितने पैटर्न थे, तो उसको प्रासंगिक बनाने के लिए हम करते हैं। लेकिन आपको इसमें डिबेट में नहीं पड़ना है कि ये सही है या गलत। अभी आपका काम है उसमें उस पैटर्न में अपने आप को प्रासंगिक साबित करना, सफल होना। जब एक बार सफल हो जाएंगे, पॉलिसी मेकिंग के स्टेज में जब आएंगे, तब आप इस पर टिप्पणी करेंगे कि क्या यह प्रोसेस सही है या इसमें परिवर्तन। बिल्कुल सर, बेहद शानदार सर। और जो आपने उपधा परीक्षण का जिक्र किया, हाँ, शायद तक्षशिला विश्वविद्यालय में होता था सर। हाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय में होता था। कोई गेट के पास बैठे होते थे, हाँ, वो एक कुछ सवाल पूछते थे, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते थे। वो एक तरह से प्रीलिम्स से समझ लीजिए। हाँ, प्रीलिम्स की तरह वो दरवाजे से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाती थी। बिल्कुल सर, बहुत और शानदार। तक्षशिला विश्वविद्यालय का आपने जिक्र किया जी। ये जो तक्ष हैं, रामायण के जो पात्र है, भगवान राम के जो छोटे भाई है भरत, हाँ, भरत के पुत्र का नाम था तक्ष। उन्हीं तक्ष के नाम पर यह तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है। क्या बात। और इसका अस्तित्व लगभग 6th सेंचुरी बीसी से है, और ये हुनों के आक्रमण तक अपना अस्तित्व बना रहा।
जब हुनों का गुप्त काल में जब हुनों का आक्रमण आरंभ हुआ तो उसी में ये नष्ट हो गए। आप मान सकते हैं कि भारत का ये प्रथम विश्वविद्यालय था, बिल्कुल, और उसमें ये उपधा परीक्षण का प्रावधान था। तो बहुत अच्छी बात, इससे ये बात समझ में आती है सर कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति कितनी रिच हुआ करती कितनी रिच हुआ करती थी, वाकई रिच हुआ करती। बिल्कुल सर, एक सवाल है कि जो बच्चे यहाँ पर ISPCS की तैयारी करने दिल्ली या प्रयागराज या जो सेंटर्स पे आते हैं, निश्चित तौर पे परिवार की जिम्मेदारी कंधों पर होती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज़्यादा ISPCS बनते हैं। तो सर, जब घर से बेटा या बेटी अब कब तक, यानी कि कितना और टाइम लगेगा, ये सवाल आता है, तो बच्चे इस दबाव को कैसे झेलें, थोड़ा हमें बताएं। आप ये देखें कि ये जो प्रेशर है वो बेसिकली क्या है कि इट्स नॉट ए बर्डन बट इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स। बिल्कुल, और इसे आप बोझ ना माने, ये एक तरह से आपकी जिम्मेवारी है अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और इसको आप मोटिवेशन के तौर पर ले। यहीं पर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करता हूं। आप अपना लक्ष्य बनाए तो एक तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें, तैयारी का अनिश्चितकालीन प्रोग्राम ना बनाएं। दूसरी बात, परिवार के साथ आप कम्युनिकेशन गैप ना होने दें। जो पेरेंट्स आपकी चिंता कर रहे हैं उनकी चिंता भी जायज है, बिल्कुल। तो आपको कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आप कम्युनिकेशन बनाए, दो चीज बताए कि हमारे प्रिपरेशन का लेवल क्या है, और दूसरी बात हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी अब तक की क्या उपलब्धि रही है, ताकि वो भविष्य के लिए आसान्वित हो सके। और तीसरी बात, अगर तब भी दबाव है, हो सकता है कहीं की आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि लंबे समय तक आपको फाइनेंस कर सके, तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी तलाश करनी चाहिए। आज के दौर में हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है कि वो एक अल्टरनेटिव सोर्स तलाश सकता है, और जब आपके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम होगा तो आप पेरेंट्स के, सोसाइटी के प्रेशर को आप झेल सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जब अपना सोर्स ऑफ इनकम होगा तो हो सकता है कि पेरेंट्स का दबाव कम पड़ जाए, और ये व्यवहारिकता भी है। आप देख लीजिए कि व्यवहारिक होते तब आपके पास अतिरिक्त समय मिलता है, और उम्र तो इतनी ज्यादा सिविल सर्विसेज का इनमें बना रखा है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपने मैच्योर्ड एज में सिविल सेवा क्रैक कर सकता है। बिल्कुल सर, 32 साल, 37 साल, 35 साल, और स्टेट PCS में जाए तो मिनिमम 40 इयर्स तो लगभग सारे स्टेट में, उससे ज्यादा भी है। लेकिन सर, ये आपको क्या, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सवाल बताएं, जानना चाहूंगा, क्या आपको सही लगता है कि कोई व्यक्ति 40 साल में PCS अधिकारी बने? 40 साल में बने, अब ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से देखेंगे, इथिकल क्वेश्चन है, तब तो वो सही नहीं है। वो सही नहीं है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में यंग ब्लड की जरूरत होती है, जुडिशियरी में मैच्योर्ड ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो अगर यंग ब्लड रहेगा तो वो चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता है, इनोवेशंस ला सकता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर ये 200 वर्ष आपको कहे औपनिवेशिक दास्ता का ये शिकार रहा है, हमारे सारे संसाधन को निचोड़ लिया गया, हमारा एजुकेशन पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वहां भारत का एक बड़ा तबका है जो उस औपनिवेशिक शोषण का शिकार था, और आज भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है हमारे यहाँ। उसको देखते हुए जो लोग समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनके लिए अतिरिक्त प्रयास किया जाना चाहिए, और उस भारतीय कंडीशन के हिसाब से भारत में ब्यूरोक्रेसी में जाने की उम्र को आगे रखी गई है। वो एक इंडियन सर्कमस्टांसेस है। वो अगर ये भविष्य में, अगर भारत में एजुकेशन का लेवल, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है तो हमें लगता है इसकी जरूरत नहीं होगी और उम्र को कम किया जा सकता है। लेकिन एट प्रेजेंट अभी जो सिचुएशन है उसमें सही है। ठीक है, सही। सर, अब थोड़ा सा ये जो हमारा सेगमेंट है इतिहास से वर्तमान तक कनेक्ट करता है, इसमें बहुत सारे लोग सोचने पर मजबूर होंगे इस सेगमेंट में, और एक जो सही नॉलेज जो व्यक्ति को मिलना चाहिए, भारत के भविष्य की सोच इन सवालों में दिखेगी। सर, अब हम समझना चाहते हैं कि इतिहास हमें वर्तमान को समझने में किस तरह से मदद करता है। क्या UPSC के दृष्टिकोण से हिस्ट्री सिर्फ सब्जेक्ट है या थिंकिंग अप्रोच? बहुत अच्छा, बहुत गहराई वाली प्रश्न है जी। इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस, ग्रीक स्कॉलर। उनका कहना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इतिहास और भूगोल ही दो मूल विषय हैं, बाकी सभी उसके रिफ्लेक्शन है, डिफरेंट आयाम्स है, डिफरेंट डायमेंशंस है। तो इतिहास और भूगोल ही बेस में है,
तो जब तक आप इतिहास और भूगोल का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप वर्तमान का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, वर्तमान को समझ नहीं पाएंगे। तो वर्तमान को समझने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है, और जब अध्ययन करके वर्तमान में समझेंगे तो भविष्य के लिए आप नीति का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य का नीति निर्माण बिना इतिहास को जाने नहीं किया जा सकता। आप अगर ब्यूरोक्रेट बन के किसी क्षेत्र में जाते हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उस क्षेत्र विशेष का ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, तभी आप उनके भविष्य के लिए नीतियां बना सकते हैं। बिल्कुल। आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताएं कि भारत में कई बार ब्यूरोक्रेट जो अपने बैच के टॉपर हैं, जब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने जाते हैं तो असफल हो जाते हैं। खासकर नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जब ये आईपीएस वगैरह जाते हैं और कई बार वहां की स्थानीय परंपराओं को, रीति रिवाज को नहीं समझ पाते, उसका उल्लंघन कर जाते, तो रिटेलिएशन होता और कई आईपीएस तो मारे गए नॉर्थ ईस्ट, केवल इसलिए कि उनके कल्चर को ये नहीं समझ पाए। और भारत के इतिहास से अगर ध्यान दें तो 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण ही था ग्रीस्ड कार्टेज, क्योंकि वो जो यूरोपियंस थे दे फेल टू अंडरस्टैंड द इंडियन कल्चर, बिल्कुल भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाए, इसके कारण ऐसा हुआ। तो इतिहास का ज्ञान तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको क्या लगता है कि भारत की पॉलिसी मेकिंग में ऐतिहासिक समझ का अभी पर्याप्त उपयोग हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो कमी कहाँ है? अब ये कहना तो सही नहीं होगा कि ऐतिहासिक समझ का प्रयोग नहीं हो रहा है, हो रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, लिमिटेशंस हैं। मैं लिमिटेशंस की बात कर रहा हूं। पहली बात यह है कि भारतीय समाज में 3 प्रमुख जो लिमिटेशंस हैं, वो एक है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड वन इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, एंड थर्ड वन इज जेंडर बायसनेस। पहली बात है कि धर्म, जाति और लिंग, ये मूलभूत सच्चाई है हमारे समाज की, और इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो अतीत में जो कमी हुई उसको वर्तमान में दूर करने की जरूरत है। लेकिन सामान्य तौर पर मैं ये देखता हूं कि जब सरकार पॉलिसी बनाती है उसी चीज की पुनरावृत्ति करती है जिससे न धार्मिक जो डिस्क्रिमिनेशन है, विभेदीपूर्ण है, डिस्क्रिमिनेशन है, और जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है वो आज भी बना हुआ है। और हमारे देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर आज भी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। तो हमें लगता है कि आजादी के बाद अगर ये स्थिति आज भी बनी है तो कहीं ना कहीं पॉलिसी में कमी है। हम ये नहीं कह सकते कि पॉलिसी अब तक गलत रही, पॉलिसी अच्छी रही, उसमें सुधार की जरूरत है। और भविष्य में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज के सभी लोग समाज की मुख्य धारा में आए, जहां इन सब डिस्क्रिमिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत शानदार सर। थोड़ा सा एक सवाल और है जो समझ से रिलेटेड है कि प्राचीन काल में हम विश्वगुरु थे, हाँ, और आज उस मुकाम को फिर से हासिल करने के लिए हमें कौन सी एक प्राचीन खूबी अपनानी होगी? एक ही नहीं, आप जितनी चाहे बता सकते हैं। खूबियां बहुत सारी अपने भारत में रही। कुछ विश्वविद्यालयों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा, और भी बहुत बड़े बड़े केंद्र है, वल्लभी केंद्र रहा, ये कांची केंद्र रहा हमारी शिक्षा का। इन सभी शिक्षा केंद्रों का और मध्यकाल में भी जो शैक्षणिक संस्थानें थी, जब मैंने उसका अध्ययन किया तो एक बात तो मैंने पाया कि सभी शिक्षाएं निःशुल्क थी। ठीक है। कोई बच्चों से पैसे नहीं लिए जाते थे, राज्य संरक्षण देते थे। अब जो हमारे यहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, इसमें जिनके पास पैसे नहीं है या संसाधन नहीं है वो उच्च शिक्षा से बाहर होते जा रहे हैं। एक तो कमी ये है विश्वगुरु बनने की कि हमारे यहाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है। दूसरी बात क्या है, जो एजुकेशन का हमारा पैटर्न है वो डिग्री देने वाला पैटर्न बन गया है, उसमें प्रोफेशनलिज्म की कमी होती जा रही है, उसमें वोकेशनल कोर्सेस नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो हमें चाहिए कि जब हम यूथ को एजुकेट करें तो उसमें व्यवसाय से संबंधित ज्ञान भी हो, ताकि वो जब डिग्री ले तो डिग्री महज डिग्री ना हो ज्ञान के साथ, वो अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकता है। तीसरी बात, उसमें स्किल डेवलपमेंट हो, स्किल हो। तो इन सब चीजों को करने की जरूरत है, और अगर हम इस प्रकार से करें तो भारत एक बार फिर से विश्वगुरु हो जाए। और एक बात और कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इंक्लूसिव थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि सामंजस्यवादी सोच होनी चाहिए, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों को एक समान अभिव्यक्ति करने का मौका मिले।
बिल्कुल सर, आप कॉफ़ी पीते रहें। हाँ और, ठीक है, धन्यवाद। सर मैं यूट्यूब पर एक चैनल बहुत टाइम से फॉलो करता हूँ, इन्फिनिटी स्ट्रीम करके, और उसमें एक प्लेलिस्ट है जिसमें दुनिया के सभी देशों के इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ बताया जाता है। तो मैं विकसित देशों का बहुत देखता हूँ। जर्मनी हुआ, अब आजकल चाइना भी है विकसित राष्ट्र, और जापान, यूएस, यूरोप के कई कंट्रीज। मैं उसमें एक चीज़ कॉमन पाता हूँ सर, सभी के यहाँ हेल्थ और एजुकेशन निःशुल्क है। हाँ, अब बताइए, बहुत बड़ी बात आपने कहा। और मैं सर कई बार हमारे देश में आप देखते ही होंगे कि अच्छी एजुकेशन तो चलिए ठीक है, लेकिन अच्छी एजुकेशन से बच्चे वंचित रह जाते हैं। जो बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, पैसा नहीं है, तो अच्छी एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कितना अच्छा हो कि हमारे देश में भी हेल्थ और एजुकेशन फ्री। अभी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। नेपाल गवर्नमेंट में अभी जो नए बने हैं वहाँ के प्रधानमंत्री वजीर आला, उन्होंने एक आदेश दिया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो सब बंद हो जाएंगे, केवल गवर्नमेंट स्कूल रहेंगे। हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वो नौकरी चाहते कि हमें सरकारी मिले, लेकिन कोई भी ब्यूरोक्रेट या पॉलिटिशियंस अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते। वजह क्या है? आपने क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया। और आज भी हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो ब्रिटिश कालीन क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा संचालित हो रहा है, और सभी में इतने ज्यादा पैसे लगते हैं कि भारत का जो मास ऑफ द पीपुल है वो अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ा सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बनाएं, एक नियम ऐसा बने कि भारत में चाहे पॉलिटिशियंस हो या ब्यूरोक्रेट हो, उनके बच्चे निश्चित तौर पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। तो आप देखिएगा कि एक दशक के अंदर, एक दशक तो मैंने ज्यादा कर दिया, एक वर्ष के अंदर पूरा एजुकेशन पैटर्न बदल जाएगा आपका। बिल्कुल सर, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे उनके समझ होगी पॉलिसी मेकिंग के टाइम, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम कि हमारी। यद्यपि सरकार ने कुछ काम किए हैं, जैसे 25% जो EWS के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको उन्होंने पब्लिक स्कूलों में दाखिला दिलवाया है, लेकिन वो नाकाफी है। आज भी आप देखेंगे कि जो हिंदी बेल्ट के स्कूल है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इवन दिल्ली को अगर थोड़ा अपवाद में रख ले, तो आप देखिएगा इन सभी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो बिल्कुल ध्वस्त की स्थिति में है। उसमें सुधार की बहुत जरूरत है। बच्चों के कपड़ों के, यूनिफॉर्म के रंग बदलने से क्वालिटी में क्या सुधार आ सकता है, ये तो समझ के पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी होगी, और प्राइमरी बेस अगर अच्छा होगा तो फल तो अच्छे होंगे, पौधे अच्छे हैं। तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारा सारा फोकस देश का जब आजादी हुई, और बल्कि आप ये कहे कि भारत में जो मैकेलियन एजुकेशन सिस्टम था, दैट वाज इंट्रोड्यूस इन 1835, वो डाउनवर्ड इनफिल्ट्रेशन थ्योरी था, ऊपर से नीचे की ओर ही आ रहा था। वही पैटर्न कमोबेश आज भी चल रहा है। जी सर। क्योंकि हमारे देश में जो बच्चे हैं वो वोट बैंक नहीं है, तो किसी भी सरकार ने बच्चों के एजुकेशन को फोकस नहीं, और ये हमें लगता है कि सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज में। किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। अब इंडिया के विजन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमने 2047 तक हमारे राष्ट्र ने, हमारी सरकारों ने विजन बनाया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए हमें विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत को 2047 तक इतिहास से कौन कौन से सबक लेने चाहिए? क्या कोई ऐसा ऐतिहासिक मॉडल या उदाहरण है जिससे हम सीख सकते हैं? अच्छा, इतिहास में क्या है, आप अगर उसको देखें तो एजुकेशन में इनोवेशन का होना बहुत जरूरी है, नवाचार का होना बहुत जरूरी है। तो एक तो हम इनोवेशन को अपने में डाल सकते हैं। दूसरी बात, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसको फोकस करना होगा आपको। और थर्ड पॉइंट कि सारे एजुकेशन के साथ, सारे कल्चरल के साथ साथ आपको सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की सुरक्षा पर भी बल देना होगा। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूं कि राहुल श्रीभद्र एक बहुत बड़े आचार्य थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। ये मैं बात कर रहा हूं लेटर हाफ ऑफ द 12वीं सेंचुरी। उस दौर में एक विदेशी आक्रमणकारी आया भारत, उसका नाम था बख्तियार खिलजी, जो मोहम्मद गोरी का एक सेनापति था। जब वो नालंदा पहुंचा, बिहार पहुंचा, तो बिहार का क्लाइमेट उसे सूट नहीं किया और वह बीमार पड़ गया। तो कहा गया कि इनका कौन इलाज करेंगे, तो आचार्य राहुल को बुलाया गया। वो आए, उन्होंने
कहा कि आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंडियन मेडिसिन, किसी काफिर के हाथ का ना मेडिसिन लूंगा और न किसी काफिर के सुझाए गए कोई सलाह मानूंगा। नहीं सॉरी, सलाह नहीं मानूंगा, सलाह मान सकता हूं, उनके हाथ का मेडिसिन मैं नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, कुरान तो पढ़ सकते। कहा कि बिल्कुल पढ़ेंगे। तो कहा कि ठीक है, मैं आपको कुरान की प्रति दूंगा, आप प्रतिदिन इस कुरान को दिन में 3 बार पाठ करेंगे। तो राहुल श्रीभद्र जी ने उनको वो कुरान की प्रति दी और वो कहा कि तीनों टाइम आप उसके 3-3, 4-4 पेज प्रतिदिन आप पढ़ेंगे। तो प्रतिदिन वो कुरान पढ़ता गया, धीरे धीरे वो स्वस्थ होता गया। जब स्वस्थ हो गया तो पूछा कि आपने तो कोई दवा दी नहीं, मैं कैसे स्वस्थ हो गया? कहा कि दरअसल क्या है, कुरान पढ़ते वक्त मैंने नोटिस किया कि हर पेज को उलटने के बाद आप उसके बाद जीभ में उंगली डालते हैं ताकि अगले पेज को आराम से कर सके। तो मैंने वहां मेडिसिन लगा दिया था और जितनी बार आप उसको करते थे वो मेडिसिन आपके अंदर जा रहा था। तब उसे लगा कि भारत में किस स्तर का ज्ञान है, अब इस पर उसको खुश होना चाहिए। तो बख्तियार खिलजी को लगा कि हम जहां से आए हैं अफगानिस्तान से, वहां तो ऐसा कोई नॉलेज नहीं, ना कोई विश्वविद्यालय है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इनको ही नष्ट कर देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी यही समझे कि भारत में ज्ञान विज्ञान शिक्षा अब इस्लामिक पीरियड में ही। और तब उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी और कहा जाता है उसमें इतनी किताबें और इतने फर्नीचर थे कि लगभग 6 महीने तक आग लगी। उसी के साथ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुर यूनिवर्सिटी, तीनों को ध्वस्त कर दिया। यह घटना है 1190s की, 1190 के दशक की बात है। तो अगर आप कल्चरली रिच हैं, अच्छे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन अगर आपने सुरक्षा को नहीं अपनाया तो कोई भी विदेशी आताताई आक्रमणकारी सब कुछ नष्ट कर सकता है। तो एक तो यह है कि इतिहास से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि केवल अच्छे विश्वविद्यालय ना हो बल्कि हमारी सुरक्षा भी मजबूत हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, और उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आर्म्स से रिलेटेड चीजें हैं उस पर काफी काम। और सर लगता है कि आज की सरकार इस पर बेहद अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसलिए आप देखेंगे हमारी सुरक्षा के लिए इतने इंतजाम किए जा रहे हैं और आज की सरकार सराहनीय काम कर रही है कि अपनी सुरक्षा के प्रति वो बहुत संवेदनशील। बिल्कुल सर, मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि डिफेंस में मैं रुचि रखता हूँ। अच्छा। मैं डिफेंस की बहुत सारी चीज़ें देखता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और अपनी सरकार, अपने देश पर गर्व भी महसूस होता है कि डिफेंस के लिहाज से हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। ये हमें बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। सर अब विकसित राष्ट्र की बात चल रही है तो मैं समझना चाहूँगा कि एक सामान्य नागरिक की क्या भूमिका होगी विकसित राष्ट्र बनाने में? सामान्य नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? इस संदर्भ में आप एक बात देखिए कि जो सिविक सेंस है कॉमन आदमी का, हमें लगता है कि इसमें बहुत अधिक इम्प्रूव की जरूरत है। सब चीजें सरकार नहीं कर सकती और सभी चीजें दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। आप बिल्कुल, आप जो सिविक सेंस है, कॉमन सी बातें हैं, आप जब घर से बाहर निकलते हैं, कहीं जाते हैं, आते हैं, ट्रैफिक है, सब कुछ है, हमारे देश में इसकी बहुत कमी है। दूसरी बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, इसको भी इंप्रूव करने की जरूरत है। आप एग्जाम्पल समझिए कि अगर कोई शिक्षक है तो उसका दायित्व क्या है? पढ़ाना। छात्र का दायित्व क्या है? पढ़ना। ब्यूरोक्रेसी का दायित्व क्या है? प्रशासन करना। आम जनता का दायित्व क्या है? उसका पालन करना। सभी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, एक बात मैंने कहा सिविक सेंस होना चाहिए, और तीसरी बात आम जनता को कि जो भी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो एक स्थापित किया गया है, आम तौर पर उस नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए और उसको ब्रेक करने का ना प्रयास करें, क्योंकि हमारे देश में कानून को तोड़ना एक बाहुबली का प्रतीक होता है, एक अपनी शक्ति के प्रदर्शन का प्रतीक होता है। इस चीज को दिमाग से हटा दीजिए। सही बात है सर, गाने भी बनते हैं कि मैं सिस्टम पाड़ते चला करूं। हाँ। हरियाणा में बल्कि अभी ये गाना बहुत हुआ था कि लेके दुनाली हाथ में, हाँ। एक गाना आपने सुना होगा वो। जी जी। नहीं सर, इस तरह की चीजें। सर अब थोड़ा सा शिक्षा प्रणाली और युवाओं की तरफ बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हम आगे ले जाते हैं। सरकार, शिक्षा प्रणाली और युवाओं के बीच किस तरह की सिनर्जी होनी चाहिए ताकि 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य है वो सिर्फ सपना ना रहे, वास्तविकता बन जाए? इसके लिए सरकार को मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और युवाओं के बीच जो सबसे बड़ी कमी है वो हमें लगता है कि एक तो जो एजुकेशन है उसमें इनोवेशन की बहुत कमी है। रिपीटेशंस बार बार हो रहे हैं, रिसर्च होते हैं
लेकिन रिसर्च में नई बातें नहीं कही जाती, पुरानी चीजों को ही रिपीट कर दिया जाता है। एक तो इनोवेशन होनी चाहिए। दूसरी बात कि युवाओं के पास अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, जैसे स्टार्टअप वगैरह जो सरकार प्रमोट करती है, इन सब चीजों का, इससे भी लोग इंडिपेंडेंट होंगे और गवर्नमेंट जॉब पर जो निर्भरता है वो समाप्त होगी। और तीसरी बात जो बेसिक लेवल पर करना होगा, आज भी हमारे देश में लगभग 80 करोड़ लोग सरकार के दिए गए विभिन्न अनुदानों पर आश्रित हैं। ये बहुत दुखद पक्ष है हमारे समाज का कि आजादी के आज लगभग 80 वर्ष होने जा रहे हैं, 75 हम क्रॉस कर चुके हैं। 80 वर्ष के बाद भारतीय आबादी 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार के सरकारी गवर्नमेंट एड किसी पर वो निर्भर है, चाहे 5 किलो अनाज पर निर्भर हो, उज्ज्वला योजना पर निर्भर हो या किसी पर। उस वर्ग को समाज में ऊपर उठाने के लिए तो विकसित भारत केवल अपर क्लास के लिए नहीं होने चाहिए। विकसित भारत तब होगा जब समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं इनको आप मुख्य धारा में लाए। बिल्कुल, समाज के अंतिम व्यक्ति को होनी चाहिए। उस व्यक्ति को केवल आप अनाज ना दे, स्किल्ड करें, एजुकेट करें। एजुकेशन और स्किल ये दो चीज देंगे तो उसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। हम इसलिए उसको बना रखे। अब जब तक आप उसको इस ढंग से करेंगे, आप देने में कोई कमी नहीं है, लेकिन उस वर्ग को आप ऊपर तो उठाएं। इस संदर्भ में हमें लगता है कि तभी आप विश्व गुरु बन पाएंगे, 1947 के टारगेट को कर पाएंगे। अब कितने वर्ष रहे? लगभग 20 वर्ष से कुछ समय रहा, 2 दशक। 2 दशक अगर आप पूरे इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। हाँ, सब 2 दशक तो यूं निकल जाएंगे, 2 दशक निकल जाएंगे। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूंगा, जब आपने ये मुद्दा उठाया है कि हम केवल विजन 2047 247 की बात ना करें, हम 2026 की भी बात करें, 2027 की भी बात करें, 2020 कि हमारा एक तो लॉन्ग टर्म हमारा है टारगेट, एक शॉर्ट टर्म भी टारगेट होना चाहिए कि 2026 का क्या टारगेट है, और वर्ष के अंत में ये इवैल्यूएट करें कि हम उस टारगेट को पा पाए या नहीं। 2027 का टारगेट क्या है, तभी धीरे धीरे कदम बढ़ते 20 साल के बाद हम विकसित भारत पर। अब हम केवल 2047 का इंतजार करें तो आज जो लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, जो विजन दे रहे हैं, ये उस वक्त नहीं रहेंगे। सही। तो हमें हर वर्ष टारगेट तय करना पड़ेगा, हमें छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना पड़ेगा, और तभी हमें लगेगा कि हम 2047 तक ये विजन इंडिया का टारगेट कर सकते हैं। सर, चूंकि आप डीयू जैसे संस्थान में गेस्ट लेक्चरर हैं और डीयू अपने आप में भारत का एक बड़ा शैक्षणिक संस्थान माना जाता है उच्च शिक्षा के लिए, और हमने बहुत सारी बातें अपने प्राचीन शिक्षा केंद्रों पर की, नालंदा, तक्षशिला। सर, हम समझना चाहेंगे कि तक्षशिला और नालंदा के दौर से आज की जो आधुनिक यूनिवर्सिटी की शिक्षा है वो कितनी बदल गई? क्या हम सिर्फ डिग्री दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं आज के डेट में? बहुत हद तक आपका कहना सही भी है कि इसमें डिग्रियों पर बल ज्यादा है, ज्ञान पर बल कम है, क्योंकि उनके अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाता। आप कोई विषय पढ़ते हैं, उस पर सोच नहीं सकते। आप विश्वविद्यालयों के मार्क्स पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहते हैं कि आपके कितने % मार्क्स आए। आप ये नहीं समझ पाते कि वो फेनोमेना कैसे घटित हो रहा है। इतिहास के प्राध्यापक होने के नाते मैंने कई बार क्लास में देखा है कि बच्चों को कि वो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर जाते हैं, जब उनसे कोई बेसिक सवाल मैं पूछता हूं तो जवाब नहीं दे पाते। जैसे अगर मैं पूछ दूं कि सुल्तान और बादशाह में क्या अंतर है, तो उनको लगेगा कि ये प्रश्न पर तो कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, ये क्या पूछ लिया। अब ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। तो जब तक आप कुछ मूलभूत चीजों को, अब आप पूछेंगे कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या अंतर है, वो उनको नहीं पता। उनको लगता है कि एक ही तरह की चीजें हैं सब। समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, मार्क्सवाद में क्या अंतर, उनको लगता है एक ही जैसी चीज। तो हमारे देश में इस बात की जरूरत है कि केवल आप डिग्री ना दें, और इस हिसाब से देखेंगे कि डीयू नित्य नए प्रयोग कर रही है। अब जो नया पैटर्न आया है इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत बढ़ गई है। अब डीयू में एक पेपर 160 मार्क्स से पूछे जा रहे हैं, 160। इसमें 90 मार्क्स तो विश्वविद्यालय एग्जाम देती है, जैसे पेन पेपर पर जो एग्जाम होते हैं, बाकी 70 मार्क्स उस शिक्षकों के हाथ में है जो उसे पढ़ा रहा है। और इसमें इंटरनल असेसमेंट भी है और कंटिन्यू असेसमेंट। और ये असेसमेंट की इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे को असेस किया जा सके, उनको इनोवेट किया जा सके। तो नए नए पैटर्न आ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, और इसको इसलिए किया गया क्योंकि जो प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी था, विक्रमशिला था, तक्षशिला, उसमें यही पैटर्न था, जहां शिक्षक
अपने छात्रों को खुद इवेल्युएट करता था, उसमें इनोवेशन लाता था ताकि वह एक ग्रेजुएट न बन सके। अब समझिए कि चाणक्य के दौर में अगर कोई ग्रेजुएट होता था तो अपने आप में एक बड़ा मापदंड, बहुत बड़ी बात हुआ, बहुत बड़ी बात कर। और जिस दौर में भारत में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय ध्वस्त हुए, उसी दौर में यूरोप में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पेरिस यूनिवर्सिटी, मिलान यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ। पूरब का पतन और पश्चिम का उदय लगभग साथ साथ हुआ है। और इस हिसाब से सर कहें तो हम लोग उनसे आगे होने चाहिए। एक फिल्म आई थी उपकार, मनोज कुमार की फिल्म है, उसमें जो नायक है वो विदेश जा रहा पढ़ने के लिए, लंदन जा रहा पढ़ने के लिए। तो गांव के एक बुजुर्ग उनसे पूछते हैं कि एक समय था जब पूरे विश्व के लोग भारत आते थे ज्ञान प्राप्त के लिए, और आज का समय है कि भारतीय लोग विदेश जा रहे हैं ज्ञान प्राप्त के लिए। तो नायक बीच में उनको पूरी विनम्रता टोककर पूरी विनम्रता से कहता है, ज्ञान नहीं बाबा, विज्ञान। आज देश को विज्ञान की, ज्ञान में हम कमी नहीं है, ज्ञान हमारे आज भी बहुत है, लेकिन हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान में पिछड़ गए। और क्यों पिछड़ गए? क्योंकि हमने उसके महत्व को नहीं समझा। हमारे यहां जिस दौर में दीवाने आम बन रहे थे, दीवाने खास बन रहे थे, दिल्ली में दीवाने खास की दीवारों पर लिखवाया गया, गर फिरदौस बर रुई जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। अगर इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। उस स्वर्ग को, जन्नत को जहन्नुम में किसने बदल दिया? एक विदेशी आक्रमणकारी नादिर साहब 1739 में। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि हम जहां पर रुक गए वहीं पश्चिम में उस समय केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, हार्वे, साइंटिस्टों की लाइन लग गई और उन्होंने उस विज्ञान को संरक्षण दिया। गैलीलियो इटली का था, उसकी बातों को चर्च ने वापस लेने पर मजबूर कर दिया, और आगे चलकर न्यूटन जो ब्रिटेन का था उसने उस कॉन्सेप्ट को मान लिया। मैथमेटिकल मेथड से उसने प्रूफ कर दिया कि नहीं, पृथ्वी ही घूमती है और सूर्य स्थिर है। अब आप देखिए, इटली पिछड़ गया दौर में, ब्रिटेन में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जो देश नवाचार को, इनोवेशन को संरक्षण देगा वो आगे। तो वर्तमान विश्वविद्यालयों को भी आपको कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की तरह, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, उसकी तरह आपको इनोवेशन पर बल देना पड़ेगा। केवल डिग्री का ये माध्यम न बनाए ज्ञान का। सर जैसे हम आज सोच रहे हैं कि हमें कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जैसा विश्वविद्यालय बनाना चाहिए। जब हम समृद्ध हुआ करते थे नालंदा और तक्षशिला के दौर में, तो शायद वो भी हमारी तरफ देख के हमारा मॉडल जैसा बनाना चाहते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस हिसाब से हमें अभी बहुत काम करना बाकी है। बहुत अच्छे, बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने हमारा मॉडल लिया जी, और फिर हमने बाद में उन्हीं के मॉडल पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बनाया और उसको कहा कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। हमारा ही मॉडल वहां से घूमकर यहाँ चला है। अब जैसे यूरोप में जाएंगे तो जो न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल्स को यूरोप में कहते हैं अरबिक न्यूमेरिकल्स। अरबिक, उन्होंने कहा कि हमने अरब से सीखा। अरब ने कहां से सीखा? जबकि वो अरब हमारे यहाँ से हमारे यहाँ से सीखा। सऊदी अरब में इसको कहते हैं हिंदसा, वो कहते हैं हमने हिंद से सीखा। तो हमारे यहाँ का ज्ञान अरब से होते हुए यूरोप गया, अब फिर यूरोप से आया और कहा कि हमने पहली बार आपको सिखाया। हमने नहीं सिखाया, आपने नहीं सिखाया। जीरो पहली बार वर्ल्ड को हमने सिखाया। मॉडर्न न्यूमेरिकल्स हमने पूरे वर्ल्ड को हमने सिखाया। वो जो ज्ञान का दौर था, जो आर्यभट्ट ने अपनी किताब लिखी है आर्यभट्टीय, पाई का मान दिया उन्होंने, कैलकुलस का इनिशिएट उन्होंने किया। अब आप देखिएगा कि उस ढंग के विद्वान अब क्यों नहीं हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं एजुकेशन पैटर्न में तो पैटर्न है। बिल्कुल सर, इसको सिस्टम को पूरा, इसको सिस्टम को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। जो है वो ठीक है, उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। और जो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है, जो पॉलिसी मेकर्स है, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि केवल डिग्री देने का विश्वविद्यालय माध्यम न बने, वहां पर इन इनोवेशंस को महत्व दिया जाए। बिल्कुल सर, अभी तक हमारी बातचीत काफी शानदार मुद्दों पर हुई। धन्यवाद मुद्दों पर हुई, और अब थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ये सेशन लाइट हो, और ये हमारी बातचीत का अंतिम पड़ाव भी है, और इसे हम रैपिड फायर बोलते हैं। रैपिड फायर जी। रैपिड फायर राउंड में ये होता है सर कि हम आपसे 10 छोटे सवाल पूछेंगे, जिन्हें आपको छोटा उत्तर देना है, लेकिन अगर किसी सवाल का आपको लगे कि हाँ हमें थोड़ा सा और बोलना चाहिए और बताना चाहिए, तो आप उसे कर सकते हैं। तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बिल्कुल, आंसर छोटा ही दूंगा। चलिए, मैं प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। सर पहला सवाल है, इतिहास का सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व आपका? सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व नेपोलियन बोनापार्ट। और मैं अगर पूछना चाहूँ क्यों?
नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा कैरेक्टर है इतिहास में जी, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करता था और मिडिल क्लास से ऊपर उठते हुए वह बनता है कमांडर ऑफ द चीफ फ्रेंच आर्मी का, फ्रेंच आर्मी, और फाइनली ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। राइट, और एम्परर ही नहीं बना, उसके परिवार के जितने लोग थे सबको उसने किसी न किसी देश का प्रधान बना दिया। सो हिज फैमिली इज नोन एज फैमिली ऑफ द मोनार्क, परिवारों का, सम्राटों का परिवार हुआ। अब आप देखें, उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब उसने इटली अभियान पर सफलता पाई, तो कहा कि नो इम्पॉसिबल वर्ड इन माय पर्सनल डिक्शनरी, मेरे निजी शब्दकोश में असंभव नाम का हो। क्या बात है सर। और उनकी एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, मैंने उनकी बात नहीं, उनका एक जो एक्शन था जी, इनको सेना से इसलिए निकाला गया था पहली बार क्योंकि सेना ने कहा कि यू आर नॉट फिट फॉर द आर्मी, क्योंकि उनकी हाइट कम थी, हाँ सर, बिल्कुल, कम थी। लेकिन बाद में जब वो दोबारा सेना में आया तो उसने पूरे यूरोप का भूगोल बदल दिया। इतने आक्रमण किए उसने, सब डरे। पूरे यूरोप प्रशासन का एक दौर था जब नेपोलियन पूरे यूरोप का मालिक बन गया, एक्सेप्ट ब्रिटेन को छोड़ दे, पूरे यूरोप का मालिक बन गया। बिल्कुल। तो आप ये देखिए उनसे कि एक सीख लेने की जरूरत है कि जीवन की आरंभिक असफलता हमारी अंतिम असफलता नहीं। सर, आपकी लिखी किताबों में आपकी सबसे प्रिय किताब? अगर सबसे प्रिय किताब कहेंगे तो विश्व इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास में हमारी बहुत अधिक अभिरुचि है। सर, इतिहास का ऐसा एक लेसन जो आज भारत के लिए सबसे जरूरी है? इतिहास का लेसन तो हम यही कहेंगे कि सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, बिल्कुल, राष्ट्र की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सर, अगर आपको इतिहास के किसी एक पात्र के साथ आज डिनर पर जाने का मौका मिले, वाह, तो वह कौन होगा और क्यों? सुभाष चंद्र बोस। वाह। सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान बर्लिन गए और हिटलर से मुलाकात के लिए टाइम मांगा। जब वो गए हिटलर के चैम्बर में तो हिटलर आया मिलने के लिए, इनसे हाथ मिलाया, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप हिटलर तो नहीं हो सकते, आप भेजे हिटलर को, उनको। और ऐसे करके 6 लोग आए और सबको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। 7वीं बार हिटलर स्वयं आया और इस बार वो आगे बढ़कर उन्होंने हाथ मिलाया और गर्मजोशी से। तो उन्होंने कहा हिटलर ने कि आपको कैसे पता, वर्ल्ड में कोई हमारे डमी को नहीं पहचान पाया और आप कैसे पहचान पाए? तो उन्होंने कहा कि एक कॉलोनी का लीडर अगर इतने बड़े राष्ट्र, इतने शक्तिशाली राष्ट्र के हेड से आए तो कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति पहले हाथ नहीं मिलाता। और उनका बना तो दिया था आपने उसको हिटलर, लेकिन उसमें वो एटीट्यूड नहीं था। तब इनको पता चला कि वो आईसीएस ऑफिसर था सुभाष चंद्र बोस, जिसने रिजाइनेशन देकर फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया था। और दूसरी एक घटना बताता हूँ, जब वो जापान गए और वहां के प्राइम मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ तोजो से मिले, तो तोजो को लगा कि आएंगे, हमसे मदद मांगेंगे, भीख मांगेंगे कि भाई हमारी मदद करें, बहुत माइल्ड। जब उनके एंट्री हुई इनके कमरे में तो पूरा माहौल बदल गया। और उन्होंने तोजो से ये नहीं कहा कि मेरी मदद चाहिए, उन्होंने कहा कि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वतंत्रता का इतिहास, तो हमें ये देखना है कि लोग ये पूछेंगे कि जापान की क्या भूमिका रही उसमें। अब सोचिए उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कि वर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों से मिला जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, उससे सुभाष चंद्र बोस नहीं। तो मुझे लगता है कि उनके साथ डिनर करूंगा तो कम से कम उनकी पर्सनालिटी को रूबरू करने का मौका मिलेगा मुझे। सर, सुभाष चंद्र बोस जी को मैं इतना प्यार करता हूँ, मेरे भी आल्सो माय फेवरेट कैरेक्टर। अच्छा। मैं उनको सुभाष बाबू बोलता हूँ। सुभाष बाबू जी। सुभाष बाबू पर मैंने एक किताब पढ़ी, रुद्रांशु मुखर्जी की, यहाँ पर आप देखेंगे, नेहरू बनाम सुभाष, नेहरू बनाम सुभाष, ये 30 उधर से 30 चौथी किताब। अच्छा, ये नेहरू बनाम सुभाष जी। इसमें मुझे इससे पढ़ करके सुभाष चंद्र बोस जी में बहुत दिलचस्पी हुई। अच्छा, इसलिए मैं भी कनेक्ट कर पाया जब आप बता रहे थे। सर, दूसरा सवाल है कि आज के युवाओं को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं ये चाहूंगा कि उनके अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, दे फोकस्ड एनर्जी ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट, वे अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर कंसंट्रेट करें। क्योंकि आप देखिए कि आप कभी लेंस लेकर किसी पेपर के ऊपर में आप रखे ऐसे लेंस, तो सूर्य की किरणों के थोड़े से अंश को जब आप पेपर पर डालेंगे ना, तो पेपर वो जलने लगता है। तो लेंस ने क्या किया, ऊर्जा के कुछ
भाग को वो एक बिंदु पर कंसंट्रेट कर दिया, केंद्रित कर दिया। आप सोचिए, और उसने अपना प्रभाव दिखा दिया। आप सोचिए एक व्यक्ति में कितनी ऊर्जा है। अगर वो अपनी पूरी ऊर्जा को एक बिंदु पर कंसंट्रेट करे तो सिविल सेवा तो छोड़ दे, दुनिया की कोई सेवा वो क्रैक कर सकता है और सफलता उसको मिले। बिल्कुल सर। तो ऊर्जा को अपने किसी एक बिंदु पर कंसंट्रेट करे, सफलता मिले। सर एक शब्द जो डॉक्टर कुमार नलिन को परिभाषित करे, पैशन, क्या बात, काम करने का जुनून। सर पढ़ाने में सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ आता है, यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशंस में, सिविल सर्विस में? सच कहें तो जो आपके सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशन है उसमें ज़्यादा मजा आता है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। और स्टूडेंट भी मैच्योर होता है, स्टूडेंट भी मैच्योर होते हैं, जैसा कि आपने पहले बातचीत में बताया भी। और सर फ्री टाइम में आपको क्या करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ना, घूमना, या कुछ और कोई तीसरा पॉइंट? अगर हम इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर दें तो हिल स्टेशन में पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है सर। अब हिल स्टेशन क्यों? हाँ, हिल स्टेशन ही क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो आपके फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज हैं वो नहीं होते, तो आप अपना कंसंट्रेशन हाई रख सकते, अपने विषय पर केंद्रित हो सकते। अगर जीवन में कभी आर्थिक चीज़ों से अगर मैं मुक्त हो गया तो मुझे लगता है कि किसी एकांत स्थान पर जाकर स्वाध्याय करना, नई रचना लिखना एक हमारा लाइफ का अंतिम वो टारगेट है। एक सवाल और पूछता हूँ। बिल्कुल। कि सिविल सर्विसेज की तैयारी की एक जो उम्र होती है वो 21 से 32-33 साल तक, क्या इसमें प्रेम करना जरूरी है? हो तो जाता है, ये बहुत नेचुरल है जी। प्रेम की उम्र और पढ़ाई की उम्र लगभग एक ही है। और हमारे जो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो हमारा हार्मोनल चेंज है, वो उसी दौर में होता है, तो बहुत नेचुरल है। इसमें हम केवल यही सलाह देना चाहेंगे कि अगर उस प्रेम से डिस्ट्रैक्शन हो रहा हो तो आप प्रेम को छोड़ दें या सिविल सेवा की तैयारी छोड़ दें। कोई एक चीज को चुनना पड़ेगा। और इस संदर्भ में एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, थोड़ा इसको विस्तार करके। एक मौलाना साहब नमाज अदा कर रहे थे सॉरी, हाँ, मैं कह रहा था कि एक मौलाना साहब नमाज अदा कर रहे थे, तो उसी दौरान एक बाबला सा व्यक्ति पागलपन के वेश में उनके सामने से गुजर गया। हदीस कहता है कि अगर कोई नमाज अदा कर रहा हो तो उसके सामने से अपना गुजरे, वो पाप का भागी बनता है। तो आगे चलकर मौलाना साहब के कंप्लेन पर उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और वो कंप्लेन करते हैं कि ये व्यक्ति जब मैं नमाज अदा कर रहा था तो मेरे सामने से गुजरा। तो उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया? तो उसने कहा कि दरअसल मैं अपनी प्रेमिका के प्रेम में खोया हुआ था और मुझे पता नहीं चला कि कौन कहां नमाज अदा कर रहा है, और मैं चला गया। तो इस पर एक बुद्धिमान व्यक्ति ने मौलाना साहब से पूछा कि यह एक व्यक्ति के प्रेम में था, तो इसको इस बात का एहसास नहीं रहा कि आप नमाज अदा कर रहे हैं और हदीस के नियमों का वो उल्लंघन करके चला गया। लेकिन जब आप नमाज अदा कर रहे थे तो आपको कैसे पता चला कि कोई आपके सामने से गुजर गया? यानी कि आप, तो इसका मतलब ये है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि आप नमाज अदा नहीं कर रहे थे, आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे थे, आप एक रस्म अदायगी कर रहे थे। क्योंकि आपको जब अगर एहसास हो गया कि कोई गुजर रहा है, इसका मतलब आप इबादत में पूरी तरह तल्लीन नहीं, यानी कि आप कंसंट्रेटेड नहीं थे। तो कहने का मतलब डिस्ट्रैक्शन से वो तय होता है। तो प्रेम जो है, अगर उससे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उससे दूर हो जाइए, अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं है तो प्रेम कोई गलत चीज नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत लॉजिकल जवाब रहा सर। सर अब एक आखिरी सवाल है कि अगर आपके अध्यापन के और अब तक के अनुभवों को, वो चाहे शैक्षणिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में, अगर उन्हें समेटना हो कुछ एडवाइस में, तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक शब्द में आपको यही कहना चाहेंगे कि चाहे जीवन के जिस फील्ड में जाए, उसके प्रति आपके मन में पैशन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। एक शब्द में तो हम यही कहेंगे कि जुनून होना चाहिए इसमें। और जुनून अगर रहेगा तो आप सफल होंगे, अगर उसके प्रति जुनून नहीं होगा तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
तो एक तो जुनून होनी चाहिए, दूसरा डिस्ट्रैक्शन से बचने चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है कि इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसमें आपको इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन है भी, अगर आप में पैशन है तो अल्टीमेटली आप सफल होंगे, वो निकाल ले जाएंगे, निकाल ले चीजें। बिल्कुल सर, ये बातचीत काफी शानदार रही। हाँ, और आपने प्रश्न जो, मैंने आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो क्वेश्चनायर मेरे लिए तैयार किया था वो बहुत ही अच्छा था, मार्वलस था, और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी गहराई में जाकर आप प्रश्न पूछेंगे। इससे मुझे इतना तो संकेत मिल गया कि आप अभी सिविल सेवा के क्षेत्र में बहुत गहराई से अध्ययन कर चुके हैं, और अगर यही सिलसिला रहा तो आप सफल भी होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं है। बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब इस बातचीत को आप देखिए, क्या कुछ अच्छा लगा डॉक्टर कुमार नलिन सर की बातों में? कौन सी ऐसी बात थी जिसने आपको हिट किया? आपको निश्चित तौर पे इस बातचीत से एक दिशा ज़रूर मिली होगी, और इस बातचीत को आप देखिए, पसंद करिए, अपनी जो शानदार स्वस्थ प्रतिक्रिया है जिस तरह से आप हमें देते आए हैं उसी तरह से देते रहिए। सर, इस बातचीत के लिए आपका बेहद धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बहुत।